Hello, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. Yes, ठीक है. और स्टार्ट करना है क्या आज एटम एंड न्यूक्लियाई. ओके, ठीक है. तो पहले थोड़े बेसिक मॉडल्स देखते हैं शुरू में जो आए थे, फिर मेन टॉपिक हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, रदरफोर्ड्स मॉडल से. ओके, यप. एटम्स एंड न्यूक्लियाई, आई गेस ये 9th यूनिट है आपका, क्लास 12th 9th यूनिट. 10th अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो कि आपका क्या था, सेमीकंडक्टर. ठीक है. 8th यूनिट है ये आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई. हमें मालूम है एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट जो हम कहते हैं. ठीक है. एक एटम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. फिर आया, पहले सिर्फ एटम का कॉन्सेप्ट था. शुरू में एटम्स एंड न्यूक्लियाई में पढ़ना है. दो सेपरेट चैप्टर्स है ना, यूनिट 8 है और दो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं. एक एटम चैप्टर है और एक है आपका न्यूक्लियाई. तो एटम से शुरू करने वाले हैं. तो पहले डिफरेंट मॉडल्स आए एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए कि कैसा है. सबसे पहले कहा गया कि एटम जो है इंडिविजिबल है. ठीक है. और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर थोड़ा न्यूक्लियस पे आ गए कि एटम में न्यूक्लियस होता है, उसका सारा मास जो रहता है न्यूक्लियस में रहता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. तो सबसे पहला मॉडल आपका कौन सा होता है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. राइट. फर्स्ट मॉडल आपका क्या है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डेल्टन ने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया, एटॉमिक थ्योरी दी. ठीक है. इसकी थ्योरी में कितने 5 पोस्टुलेट्स थे. सबसे पहले क्या कहते हैं कि जितने भी मैटर है, जो भी मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, मैटर में क्या क्या आ जाता है आपका, सॉलिड्स आ जाते हैं, लिक्विड्स आ जाती हैं, गैसेस आ जाएंगे. ठीक है. कोई भी फ्लूइड ले रहे हैं हम. ठीक है. उन्होंने बोला डेल्टस ने कि जो भी मैटर्स है इट कंप्राइज ऑफ टाइनी डेफिनेट पार्टिकल्स. वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जो इंडिविजिबल है. उन्होंने उसका नाम क्या दिया, उन्होंने उसको नाम दिया एटम. फिर उन्होंने बोला कि एटम जो है इनडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है. एटम्स को हम ना डिवाइड कर सकते ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते. ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन कह सकते हैं हम. ठीक है. फिर थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने क्या दिया कि ऑल द एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी आपके पास कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, उनकी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इंक्लूडिंग वेट्स. ठीक है. जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी. जैसे कि मान लो अगर आपके पास सोडियम है. ठीक है. तो सोडियम एलिमेंट क्या होगा, बहुत सारे सोडियम एटम से मिलकर बना होगा. तो जितने भी एलिमेंट में ये जो सोडियम के एटम्स रहेंगे, इनकी कैसी प्रॉपर्टीज रहेंगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी और आइडेंटिकल वेट रहेगा. सबका जो मास है वो सेम रहेगा, सबका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा. ठीक है. फिर और नेक्स्ट पॉइंट बोला उन्होंने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट मास. अलग अलग एटम्स हैं तो उनका मास अलग अलग होगा. ये सब इजी सी चीजें है ना, ये सब मालूम है ना. सारी थ्योरीज आपने पढ़ ली हैं. अभी केमिस्ट्री में ये कवर हुआ है कि नहीं हुआ है. यस. वह तो दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर और यहाँ हुई थी, यहाँ कड़ा यहाँ थी जरा केमिस्ट्री में जी. अच्छा, ओके. नहीं, अभी उतना तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं है. फिजिक्स में हमें मेन 2 पे फोकस रखना है. एक है आपका रदरफोर्ड मॉडल और एक है आपका बोर्स मॉडल. ठीक है. ये तो इजी है. पोर्शन समझ में आ रहा है ना. हाँ जी. हाँ. Yes, ma'am. बोल रहे हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन डिफरेंट मास. अलग अलग एलिमेंट्स है, उनका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक नंबर मास नंबर होगा, वो अलग अलग होगा. ठीक है. फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स होल नंबर रेशियोज व्हेन फॉर्मिंग कंपाउंड. कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है ना, कोई आपके पास जैसे कि वाटर बनना है. ठीक है. तो वाटर बनना है तो क्या होगा कि 2 आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स रहेंगे और एक ऑक्सीजन का एटम रहेगा और ये पूरा क्या बन जाएगा, एक आपका कंपाउंड बन जाएगा. तो ये कह रहे हैं कि कभी भी अब जब वाटर बनेगा,
ठीक है, कभी भी अगर वाटर बनना है तो ये फिक्स होल नंबर के रेशियोज में रहेंगे। सेम कंपाउंड अगर बन रहा है, अब कभी भी वाटर बन रहा है तो फिक्स रेशियो है, कितना रेशियो है 2:1 का, कि हाइड्रोजन के 2 H2O होता है ना, H2O, तो कहना है फिक्स्ड रेशियो में आपका कभी भी कोई कंपाउंड बनना है तो फिक्स होल नंबर रेशियोज में आपके एटम्स डिवाइड रहते हैं, कि अगर वाटर है तो 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे कंपल्शन, 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। ठीक है, इसी को ही ये फिफ्थ जो पॉस्टुलेट है, इसी को ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। कि अगर आपके पास, मान लो अगर आपके पास 2 एटॉमिक मास हैं, ठीक है, कोई 2 एटॉमिक, मान लो इसका एटॉमिक मास 1 था, इसका एटॉमिक मास 2 था, अगर अपन ने इनको प्लस किया तो अपन को क्या मिलेगा, अपन को एक कंपाउंड मिलेगा जिसका मास कितना होगा, जिसका मास 3 होगा। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है ये क्या बता रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा है। ठीक है, अच्छा, और अगर ये है आपका फोर्थ पॉस्टुलेट जो है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन डिफरेंट मास, कि अगर आपके पास अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं, कोई भी अगर अलग एलिमेंट है मतलब एटॉमिक नंबर अलग है, ठीक है, तो उनके क्या है, उनका मास जो है अलग अलग होगा। इस ये कॉन्सेप्ट हम किस में कह सकते हैं, ये क्या है, आइसोटोप्स हैं, जैसे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, 1H1 1H2 1H3, ये समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ये आपकी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद कौन सी थी, इसके बाद कौन सा मॉडल आया? इसके बाद कौन सा मॉडल आया? इसके इसके 5 पॉइंट समझ में आए, कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या है, जे थॉमसन या फिर पुडिंग मॉडल में, जे थॉमसन या फिर पुडिंग मॉडल में जे थॉमसन ने क्या इन्वेंट किया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या बोला, अब इन्होंने भी वही सेम चीज, किसकी बात की, एटम के स्ट्रक्चर की बात की, कि एटम का मॉडल कैसा होगा। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 2 पॉस्टुलेट दिए। इन्होंने बोला कि जो एक एटम होता है उसको उसके उस किससे बना होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना रहता है। देखो इस फिगर में मैंने बताया है कि कोई एक एटम है तो किससे बनेगा, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से बनेगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें ये जो पूरा पार्ट है ना, पूरा ये जो स्फीयर है ये किससे बना है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना है, और बीच बीच में ये जो बीच बीच में है आपके, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है आपके, ये इलेक्ट्रॉन्स है। जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिया कि एक एटम में क्या होता है, एक एटम में आपका, एक एटम में जो पूरा स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और बीच बीच में उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट आपका पॉस्टुलेट था। सेकंड उन्होंने क्या बोला, सेकंड उन्होंने बोला कि अगर हम ओवरऑल एटम को देखें, अगर हम इस ओवरऑल एटम को देखें तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज इस पे 0 होगा। उन्होंने बोला कि जो जितना भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा मैग्नीट्यूड में। जैसे कि मान लो अगर प्लस क्यू चार्ज है, पूरा स्फीयर जो है वो प्लस क्यू का है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइनस क्यू होंगे। तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल आउट होके क्या मिल गया अपन को 0 मिल गया। तो 0 मिल गया का मतलब क्या है कि जो आपका पूरा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पूरा जो एटम है वो कैसा है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल है और दोनों ऑपोजिट है ना, एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस चार्ज होता है ना। इसी को किसी तरीके से समझाया गया, इसी को अलग अलग नाम दे दिए, पुडिंग नाम दे दिया, पुडिंग मॉडल दे दिए, या फिर वाटरमेलन के नाम से भी जाना जाता है ना। वाटरमेलन में क्या होता है, पूरा ये जो पार्ट होता है ये रेड रेड होता है और बीच में उसके सीड्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो सीड्स हैं वो किसके इक्विवेलेंट है, वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट है, और बाकी जो पूरा स्फीयर है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जे थॉमसन ने बोला, यहाँ पे आई गेस मैंने ऐड नहीं किया है, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है उसका जो पूरा मास है, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो पूरा एटम का मास है वो कैसा होना चाहिए, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब जो एटम है उस
उसका पूरा जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे पे कुछ कुछ मास है। समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया कि एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, किसके अकॉर्डिंग? जे थॉमसन के अकॉर्डिंग। यस, इज इट क्लियर? No. ठीक है, अब देखो, लेकिन इसके बाद जे थॉमसन के एक स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड। ठीक है रदरफोर्ड। ना, इसकी लिमिटेशंस बता रही हूँ। देखो एक बार लिमिटेशन सुन लो, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड से समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये जो इनका मॉडल था ये फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे है। इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे? स्टेबल कैसे है क्या मतलब कि ये पॉजिटिवली जो चार्ज है, पूरा जो स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज है अगर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास कैसे रखा हुआ है, कैसे स्टेबल है, ये पॉइंट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बस उन्होंने ये पॉस्टुलेट दे दिया था। ठीक है, फिर वो रदरफोर्ड जो उनके स्टूडेंट थे थॉमसन के, रदरफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, स्कैटरिंग मेथड ना, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ये जो उन्होंने पॉस्टुलेट्स दिए कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, इसका उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं था। उन्होंने ये पॉस्टुलेट ऐसे ही दिए थे। पॉस्टुलेट का मतलब मालूम है ना? पॉस्टुलेट का मतलब क्या होता है? तुक्का। कोई साइंटिस्ट ने एक तुक्का लगाया कि हाँ ये चीज ऐसी हो सकती है, तो वो धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूव होती जाएगी। लिमिटेशन कह सकते हैं हम, फेल ना, लिमिटेशन कह सकते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। तो ये जो तीनों पॉइंट्स थे इनके, ये किसने इम्प्रूव किए? ये रदरफोर्ड ने इम्प्रूव किया। अब रदरफोर्ड ने मॉडल क्या बताया जो अभी हम देखते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स और हो गए हैं उसमें। सबसे पहले रदरफोर्ड ने किसका कॉन्सेप्ट दिया? न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? आपके कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का तो खैर नहीं, प्रोटॉन का उन्होंने बताया कि जो आपका एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है, जो रदरफोर्ड ने क्या, सॉरी, जे थॉमसन ने क्या बोला कि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है मास। तो रदरफोर्ड ने ये गलत प्रूफ किया। किसके थ्रू गलत प्रूफ किया? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखें तो उन्होंने क्या बोला कि किसी एटम के बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है छोटा सा। उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स का उन्होंने नहीं बताया था, ठीक है, वो बोर्स ने बताया। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और आसपास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया। अब ये किसके थ्रू बताया उन्होंने? ये पोस्टुलेट कैसे दिए? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो अपनी बात प्रूफ करना चाहते, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड ने भी नहीं किया था। जे थॉमसन रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, और रदरफोर्ड के भी 2 स्टूडेंट्स थे। उन्होंने उनसे बोला कि ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म करके देखिए और मुझे बताइए क्या आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने किससे ये एक्सपेरिमेंट किया? अल्फा पार्टिकल से। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? कोई बताए व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? वो 2 इलेक्ट्रॉन निकले G++। हाँ, यस, 2 इलेक्ट्रॉन निकले प्लस प्लस, मतलब हीलियम कह सकते हैं ना। हीलियम में क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो कितने बचे? 2 प्रोटॉन्स बचे ना। तो हीलियम प्लस प्लस क्या है? अल्फा पार्टिकल है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया? एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। एक रेडियो एक्टिव सोर्स ऐसा लिया, ठीक है, बिस्मिथ बोल रहे हैं हम, कुछ भी बोल रहे हैं, बिस्मिथ लिया, जिसमें से क्या निकले? अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो। ठीक है, तो ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसमें से क्या एमिट होने वाला है? अल्फा पार्टिकल एमिट होने वाले हैं। अब जब इसमें से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे तो क्या होंगे? पूरे हर डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ये सोर्स है, ये आपका एक सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलने वाले हैं, तो ये क्या होगा? हर डायरेक्शन में निकलेंगे। लेकिन रदरफोर्ड को जो चाहिए था, उनको हर डायरेक्शन में नहीं चाहिए था, बल्कि उनको एक बिल्कुल नैरो बीम चाहिए थी अल्फा पार्टिकल की, जिसकी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ वो निकले। तो उन्होंने क्या किया? 2 कॉलीमेटर्स लगा दिए। क्या लगा दिए? सोर्स के आगे
कॉलीमेटर्स। इन कॉलीमेटर्स का काम क्या था? इन कॉलीमेटर्स का काम था कि वो क्या प्रोड्यूस करें? एक नैरो बीम प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करें? एक नैरो बीम प्रोड्यूस करें अल्फा पार्टिकल की, क्योंकि यहाँ से सोर्स से तो हर डायरेक्शन में निकल रहा है, तो हर डायरेक्शन में नहीं, एक नैरो बीम मिले पर्टिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? कॉलीमेटर्स लगा दिया। कॉलीमेटर्स का क्या काम है? कॉलीमेटर्स का क्या काम है? कॉलीमेटर्स का नैरो बीम प्रोड्यूस करना, मतलब आसपास क्या लगा दी? किसी भी ऐसी चीज की ब्रिक्स लगा दी जो क्या कर सके, जो रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर सके, है ना। ऊपर नीचे ऐसी बीम्स, ऐसी ब्रिक्स लगा दी जो किसको अब्सॉर्ब कर ले? जो भी आपका रेडियो एक्टिव एमिशन निकल रहा है उसको एब्सॉर्ब कर ले। आसपास ये यहाँ पे ऐसी कुछ ब्रिक्स लगा दी जो क्या करेंगी? लेड की होती हैं वैसे तो ये, जो सारे इधर से जितना भी रेडिएशन निकलेगा, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, उन्हें एब्सॉर्ब कर लेगी और हमें एक स्ट्रेट बीम मिल जाएगी। ये स्ट्रेट बीम अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। और ये एक आगे क्या लगा दिया? एक आगे गोल्ड फॉइल लगा दी, ठीक है। फॉइल मतलब बहुत बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल बहुत पतली, जैसे अपन का एक पेज होता है ना, इतनी थिन एक गोल्ड फॉइल लगाई। अब गोल्ड फॉइल क्यों लगाई? गोल्ड फॉइल क्यों लगाई? क्योंकि उसकी अच्छी सी मेटल है ना, तो मेटल है तो उसकी अच्छी सी शीट्स बन सकती हैं, ठीक है। अच्छे से शीट्स बन सकती हैं, मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अच्छे से शीट्स बन सकती हैं, इसलिए गोल्ड का यूज किया गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हुआ क्या? ठीक है, यहाँ से हुआ क्या? गोल्ड फॉइल ले ली उन्होंने, गोल्ड फॉइल ले ली, बिल्कुल थिन गोल्ड फॉइल है। अब जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को इसमें से पास किया तो अब देखो अब क्या होगा। अब यहाँ से हम चलते हैं इसके ऑब्जर्वेशन पे कि उन्होंने क्या क्या अब ऑब्जर्व किया। ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। ये आपका सोर्स है जहां से अल्फा पार्टिकल एमिट होने वाला है, ठीक है। ये कॉलीमेटर्स लगे हैं नैरो बीम प्रोड्यूस करने के लिए। एक कॉलीमेटर्स ऐसी चीज लगाई जो आसपास जितना भी आपका रेडियो एक्शन होने, रेडियो मतलब अल्फा पार्टिकल्स एमिट होने वाले, उन सबको एब्जॉर्ब कर ले, बस एक स्ट्रेट लाइन में पास कर दे, ठीक है। फिर ये आपकी एक गोल्ड फॉइल है और ये क्या है? एक स्क्रीन है। अच्छा, ये आगे क्या लगाई? एक स्क्रीन लगाई। स्क्रीन किसकी लगाई? जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों ली? कि जैसे ही अगर इस गोल्ड फॉइल से आपके अल्फा पार्टिकल्स निकल के इस स्क्रीन पे पड़ेंगे तो यहाँ पे जहां जहां भी ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है वहां पे आपको क्या दिखेगी? थोड़ी सी लाइट फ्लैश होगी। क्या फ्लैश होगी? लाइट फ्लैश होगी। इसलिए ये जिंक सल्फाइड की आपने स्क्रीन लगाई। आप जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे ना तो एक ऐसा माइक्रोस्कोप भी बना देता है। माइक्रोस्कोप भी बना देता है क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो हमें ऐसी तो इतनी ज्यादा लाइट नहीं होगी कि हमें बस बिल्कुल दिख ही जाए, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? माइक्रोस्कोप लगाते हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं पूरे स्क्रीन पे ऐसे ये रोटेट हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ तक ये माइक्रोस्कोप रोटेट हो सकता है, तो हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होने वाला है, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब होगा क्या? अब हुआ क्या? ऑब्जर्वेशन क्या रहा है? ऑब्जर्वेशन क्या रहा है कि जैसे ही यहाँ पे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के पास पहुंचा तो अल्फा पार्टिकल कैसा है? देखो, अब प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम क्या? जे थॉमसन ने क्या बोला कि जो आपका एटम है उसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या? अब गोल्ड फॉइल है, गोल्ड ले लिया है ना अपन ने, गोल्ड लिया है, गोल्ड की फॉइल ली है, तो गोल्ड की फॉइल ली है तो उसका भी कुछ ना कुछ, उसमें भी प्रोटॉन्स हैं बीच में कुछ, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ इस स्क्रीन पे आपका ये जो स्क्रीन आपकी गोल्ड फॉइल है इस पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हुआ तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ऐसे आगे की तरफ स्कैटर्ड हो गए, ठीक है। कुछ ये ऐसे स्कैटर्ड हो गए, कुछ जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुआ? सीधे के सीधे, बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हुए, सीधे के सीधे पास हो गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है पीछे बिल्कुल कितना वापस चले गए। वापस चले गए मतलब कितना एंगल बना लिया उन्होंने? 180 डिग्री एंगल बना लिया।
तो उन्होंने ये 3 पॉइंट्स देखे, इन तीनों पॉइंट्स का कुछ कुछ मतलब है, ठीक है, कुछ कुछ मतलब है। अब देखो, अब इससे हमने क्या अंदाजा लगाया। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधे के सीधे बिना किसी डिफ्लेक्शन के आगे ट्रैवल कर गए, आगे ट्रैवल कर गए। इसका मतलब क्या है, देखो इसे रीड करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे शीट से सीधे के सीधे पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है कि जो ज्यादातर एटम है वो कैसा है, एम्प्टी है, ठीक है। गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल है मतलब गोल्ड का एटम है ना, बीच बीच में जगह होगी। तो जो अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, ठीक है, वो सीधा का सीधा आपका पास हो गया, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है, गोल्ड फॉइल है, उसमें भी आपके कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स होंगे। तो उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होना चाहिए था, डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, रिपल्शन होना चाहिए था ना। पॉजिटिवली दोनों कैसे चार्ज है आपके, पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होना चाहिए था, पर रिपल्शन हुआ नहीं। ज्यादातर जो आपका अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे के सीधे पास हो गए। इसका मतलब ये जो गोल्ड फॉइल पे जो जे थॉमसन के हिसाब से अगर ये गोल्ड फॉइल में ले लूं तो ये एक एटम होना चाहिए था, एटम होना चाहिए था। इसका मतलब पूरे में पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन हुए। उसके अकॉर्डिंग तो अल्फा पार्टिकल को पूरा सीधा का सीधा पास ही नहीं होना चाहिए था ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, कंफर्म। देखो ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या हुआ कि रदरफोर्ड जे थॉमसन ने बोला कि अगर जे थॉमसन ने क्या बोला था कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था, पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था। तो रदरफोर्ड ने गलत प्रूफ कर दिया कि अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता तो ज्यादातर जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आगे कैसे चले गए। तो इसलिए उन्होंने ये बात बोली कि जो पूरा जो एटम होता है उसका ज्यादातर पार्ट जो है वो कैसा है, एम्प्टी स्पेस है। कैसा स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आए, सेकंड पार्ट पे आए, मतलब ये जो कुछ आपको स्कैटर्ड मिल रहा है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये आपको मिल रहा है कुछ कुछ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कुछ कुछ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स मिल रहे हैं। स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल अब स्कैटर्ड क्यों हुए, स्कैटर्ड इसलिए हुए क्योंकि ये जो आपका गोल्ड फॉइल होगा, गोल्ड फॉइल जो हमने लिया है, तो गोल्ड के पास भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज जो है उस जैसे ही अल्फा पार्टिकल आएगा, मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, इस पे भी प्लस चार्ज है, गोल्ड फॉइल है, उसके पास भी कुछ प्रोटॉन है, मतलब उसका भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से ये जो आपके अल्फा पार्टिकल थे ये डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो इससे उन्होंने बोला, सेकंड पॉइंट रदरफोर्ड ने बोला कि सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि जो एटम का जो पूरा मास होता है वो कहाँ पे होता है, उसके सेंटर में होता है, एक जगह कंसंट्रेट रहता है एटम का पूरा मास, और वो कैसा रहता है, वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक है। और उसको उन्होंने क्या दिया, उसको उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। ये समझ में आ रहा है? और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो है एटम पे जो पूरा मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, एक फिक्स्ड जगह पे है, जिसको अब अपन क्या बोलते हैं, जिसको अब अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। यस, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. कुछ दिक्कत समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। ओके, अब आया थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड में उन्होंने क्या बोला कि कुछ ही मतलब कहा जाता है 1 in 8,000, 1 in 8,000 है ना, 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में से 1 अल्फा पार्टिकल जो हुआ वो कैसे डिफ्लेक्ट हुआ, वापस चला गया, ऐसे स्ट्राइक किया और वापस चला गया। मतलब कितना एंगल बनाया उसने, 180 डिग्री एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं इसे। कितना स्कैटरिंग एंगल बनाया, 180 स्कैटरिंग एंगल बनाया, ठीक है। तो उन्होंने इससे बोला कि जो पूरा वॉल्यूम है, ठीक है, जो पूरा वॉल्यूम है एटम का वो कहाँ पे है, उसके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन वो न्यूक्लियस क्या है, बहुत स्मॉल है साइज में, बहुत स्मॉल है,
जैसे कि अगर ये पूरा आपका एटम है तो उसका न्यूक्लियस जो है बहुत स्मॉल है, लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करता है, अल्फा पार्टिकल के पास बहुत एनर्जी रहती है, बहुत काइनेटिक एनर्जी रहती है, लेकिन जब वो इस न्यूक्लियस के बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन पे आता है तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है और वो वापस वहीं के वहीं डिफ्लेक्ट हो जाता है। तब आपका एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। लेकिन उन्होंने बोला ये कितने पार्ट पे है, बहुत स्मॉल पोर्शन पे है, बहुत स्मॉल पोर्शन पे। तो इससे ये अंदाज लगाया है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल है साइज में, ठीक है, इनटू द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, 3 पॉइंट्स है ना कि जब आपका ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल जब स्क्रीन ना गोल्ड फॉइल से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, बिना डिफ्लेक्शन के सीधे पास हो गए। तो सीधे के सीधे पास हो गए, इसका मतलब क्या है कि जितना भी जो भी एटम है उसका ज्यादातर पार्ट क्या है, एम्प्टी स्पेस है, लेकिन कुछ जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे कुछ डिफ्लेक्ट हुए। तो डिफ्लेक्ट हुए का मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो भी एटम हमने लिया है, जो भी हमने एटम कौन सा लिया, गोल्ड लिया है ना, गोल्ड लिया है, तो उसका कुछ ना कुछ न्यूक्लियस है, कहीं पूरा जो मास है उसके कहीं पे एक जगह पे, उस एक जगह को क्या बोलना है, उस एक जगह को न्यूक्लियस बोल रहा है। और वो कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। जब तो क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया ना, ऐसे आया और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको स्कैटरिंग एंगल बोल रहे हैं। फिर थर्ड बोला कि कुछ 1 in 8,000 है ना, 1 in 8,000 बिल्कुल थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, 180 डिग्री एंगल बना लिया, वापस उसी पाथ पे चले गए। तो वो जितना भी जो भी बोल रहे हैं ना कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा छोटा तो है लेकिन बहुत पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल के पास इनफ एनर्जी भी थी, तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वो वापस का वापस पीछे चला गया। ठीक है, अब इसके फिर पॉस्टुलेट दे दिए, इसकी क्या पॉस्टुलेट दे दिए, वही जो हमने अभी पढ़ा कि जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और सारा का सारा जो मास है, ठीक है, जो सारा का सारा मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम। He called this region of the atom as nucleus। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो सारा मास है वो उसके सेंटर पे होता है, उस सेंटर को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। फिर सेकंड बोला, रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज दैट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये इसका ड्रॉबैक भी है। क्या बोला रदरफोर्ड में, रदरफोर्ड ने कि जो एटम है उसके आसपास क्या घूमते रहते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स है, और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन आसपास क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं विथ अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स। ही नेम दीज सर्कुलर पाथ्स एज ऑर्बिट्स। और उन्होंने इसको क्या बोल दिया, जो आसपास ये आपका एटम घूम रहा है इसको बोल दिया, ये क्या है, ये एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन जो जिस फिक्स पाथ पे घूम रहा है ये आपका ऑर्बिट है। और उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ भी घूम सकता है, ठीक है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है। ये समझ में आया इतना? यस, Yes, ma'am. ठीक है, अब Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. negatively charged and nucleus being densely concentrated mass of positively charged particles are held together by a electrostatic force of attraction। अब वही बात बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या बोल दिया रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है, तो इसको तो इसके पास आ जाना चाहिए ना, अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि इनके आसपास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के पास बहुत सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन ने स्टेबल होने के लिए किस में कन्वर्ट कर दिया, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, और वो फिर ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको अपने पास बुलाएगा, और वो ऐसा तो होता नहीं है एटम में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है आसपास न्यूक्लियस के घूमता रहता है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो किसी भी ऑर्बिट में घूमता रहता है, इन एनी पॉसिबल ऑर्बिट, ऐसा बुक में लिखा रहता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि किसी भी ऑर्बिट में घूमता रहता है, और यही इसकी ड्रॉबैक है, ठीक है। इतना समझ में आया? कोई डाउट? नो मैम। ओके No, ma'am. No, ma'am. ओके ओके, ठीक है। अब देखो ये इसका ऐसा बना रहता है ना, ये एक ग्राफ है जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा, अल्फा पार्टिकल, अगर हम उसमें स्कैटरिंग एंगल देखें, ठीक है, क्या देखें हम, स्कैटरिंग एंगल, और जो हमारा अल्फा पार्टिकल जितने स्कैटर्ड हुए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड देखें, तो कुछ इस तरीके का हमें ग्राफ मिला कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, देखो नंबर ऑफ 10⁻⁷ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो कितने एंगल से, देखो बिल्कुल जीरो के पास, 10⁻⁷ मतलब ज्यादातर जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्कैटर्ड, डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, बिल्कुल सीधे के सीधे पास हो गए। और फिर जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो थे, ये जो पॉइंट्स आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये उनके डेटा पॉइंट्स हैं, मतलब ये उन्होंने काउंट करके ये बनाया। लेकिन फिर रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने इसको ऐसा कर्व बना दिया, ये जो लाइंस है ये ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन से ज्वाइन करा, इसको उन्होंने एक थियोरेटिकल फॉर्म में लिख दिया, एक फॉर्मूले में लिख दिया, जिसको क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड फॉर्मूला बोलते हैं। और रदरफोर्ड फॉर्मूले में क्या बोला कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड जो है, कि कितने जो अल्फा पार्टिकल हैं स्कैटर्ड होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin4θ/2। जो ये थीटा है, ये क्या है, रदरफोर्ड ने ये फॉर्मूला बना दिया, ये थीटा क्या है, ये थीटा आपका स्कैटरिंग एंगल है, थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। समझ में आया क्या बोला? ये इनके डेटा पॉइंट्स हैं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि 10⁻⁷ अल्फा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, सीधे के सीधे चले गए, ठीक है। और कुछ कितने ये ले लें कि 40 to 60 के बीच में कितने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, स्कैटर्ड हुए, 10⁻3, और फिर एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो गए। ये इनका थ्योरेटिकल डेटा है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या किया, एक स्मूथ कर्व बना दी। ये स्मूथ कर्व उन्होंने किस बेसिस पे बनाई, इस फॉर्मूले के बेसिस पे बनाई, जिसे क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड फॉर्मूला। रदरफोर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin4θ/2। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, और थीटा क्या है, जो आपका स्कैटरिंग एंगल हो रहा था। ये आपका सोर्स था, और ये आपकी गोल्ड फॉइल थी, ये स्क्रीन थी, जिस भी एंगल से ये स्कैटर्ड हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल को किससे डिनोट कर रहे हैं, थीटा से डिनोट कर रहे हैं। यस, ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब इसी के बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले। यस, क्या कह रहे हैं, इफ के आपको पूछ सकते हैं कि कितने स्कैटर्ड हुए, कुछ कुछ एंगल दिया रह सकता है ना। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, इफ 8100 scattered alpha particle unit area observed at an angle of 60 degree। ये क्या कह रहे हैं कि जब एंगल 60 डिग्री था, तो कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे, 8100
अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट गिविंग टाइम, पर यूनिट मिनट, कुछ मिनट में किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे? 8100 अल्फा पार्टिकल जो है आपके स्कैटर्ड हो रहे थे। आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया पर मिनट। अपन को नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड निकालना है पर यूनिट एरिया पर यूनिट मिनट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अगर ये एंगल, इसको थीटा 1 ले लेते हैं, 60 डिग्री से कितना कर दें? 120 डिग्री अगर कर दें तो जो पहले कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे? 8100 स्कैटर्ड हो रहे थे। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अब बताओ कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे। यस क्वेश्चन, यस क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, यस, एनी आंसर्स? अभी हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला देखा। क्या कह रहा था हमारा फॉर्मूला? कि n जो है किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? साइन 4 थीटा बाई 2। किसके प्रोपोर्शनल है? साइन 4 थीटा बाई 2 के। तो पहली कंडीशन अगर हम देखें, ठीक है, पहली कंडीशन देख लें तो कितना हो जाएगा? n1 किसके इक्वल हो जाएगा? n1 कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, मान लो वो कांस्टेंट k है, तो ये हो जाएगा k साइन 4 60 बाई 2। 60 बाई 2 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं n2 देख लूं अब, तो n2 कितना हो जाएगा? n2 हो जाएगा k बाय साइन 4 120 बाई 2। 122 बाई 2 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो k कांस्टेंट है, k की वैल्यू हमें नहीं मालूम, n1 मुझे मालूम है, n1 कितना है? 8100। ठीक है, और ये n2 मुझे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? यस, क्या करेंगे? Ma'am, divide. यस, क्या करें? अब इन दोनों को डिवाइड करें, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या करें? डिवाइड करें। तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 8100, n1 की वैल्यू 8103, ये n2 आ गया, n2 हमें फाइंड करना है। और ये देखो 1 अपॉन साइन 430 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन 460, तो साइन 460 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये इज इक्वल्स टू हम लिखें साइन 460 डिवाइडेड बाय साइन 430 डिग्री। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्व करो और n2 की वैल्यू बताओ।